नमस्कार, मैं रितिका सिंह। दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, जिसकी काफी महिलाएं शिकार होती हैं। इसलिए इसके प्रति जागरूकता जरूरी है। जागरूकता इसलिए क्योंकि अगर समय रहते ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता लगा लिया जाए तो इसका इलाज संभव है। हमारे देश में कई नई टेक्नोलॉजी मौजूद हैं जिनसे ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जा सकता है। आज हम आपको अपने इस खास शो में बताएंगे ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, इनके लक्षण क्या हैं, साथ ही इसका क्या इलाज है। ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपांजन पांडा सर, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली। सबसे पहले स्वागत करती हूँ सर आपका। तो मैं शुरू करूंगी ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर से कि ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को अगर हम दो ग्रुप में डिवाइड करें तो कुछ रिस्क है, देखिए, जो आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होते हैं तो आपके जेंडर अनफॉर्चुनेटली एक रिस्क फैक्टर है। दूसरा है इनहेरिटेड कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। 5% ब्रेस्ट कैंसर्स में एक BRCA जीन का म्यूटेशन होते हैं, तो ये हम चेंज नहीं कर सकते। बट क्या हम चेंज कर सकते हैं? ब्रेस्ट कैंसर आपको समझना पड़ेगा रितिका जी, ये एक हार्मोन ड्रिवन कैंसर है। यानी कि फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। तो हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन की एक्सपोजर बढ़ने की कई तरह कारण हो सकते हैं। अगर आप ओबीज हो, यानी कि आपके वजन मोटापा ज्यादा है, अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लॉन्ग टाइम लेते हो, अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल लेते हैं, अगर आपके मेनार्की यानी कि पीरियड्स अर्ली शुरू होता है और मेनोपॉज लेट होता है, पहला बच्चा वो लेट होता है, यार बच्चों में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, ये सारे कारण आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की एक्सपोजर बढ़ा देता है। ये कुछ ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क फैक्टर्स हैं। इसमें कुछ हम चेंज कर सकते हैं और कुछ के बारे में हमें पता होना चाहिए, सो दैट अगर हम जानते हैं तो हम इसको अर्ली डिटेक्शन भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ब्रेस्ट कैंसर के जनरल प्रिकॉशंस क्या होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर यानी कैंसर कोई भी बड़े किसी को भी हो सकता है, बट देयर आर समथिंग वी कैन डू। एक तो हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग बंद करें अगर हम करते हैं तो, अल्कोहल की एक्सपोजर को मिनिमम रखें। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, ईट हेल्दी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आप रेगुलर लेते हैं, अगर आप 35 साल के ऊपर हैं तो हो सकता है आप उसको चेंज करके कोई और कॉन्ट्रासेप्शंस की तरीके अपनाएं, नॉन हार्मोनल। बट अगर हमारी ये सारे रिस्क फैक्टर है, हम उन्हें जानते हैं, तो हम जो कर सकते हैं, हम रेगुलर डॉक्टर के पास जा सकते हैं या रेगुलर हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। सर, ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज कैसे होता है? ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस के पहले, सबसे पहले मैं हर लड़कियों को बोलूंगा, यू शुड नो व्हाट इज नॉर्मल। ब्रेस्ट की साइज, शेप, पोजीशन हर महिलाओं में डिफरेंट होता है, बट आपके लिए क्या नॉर्मल है वो आपको जानना चाहिए और समझना। जैसे आपके ब्रेस्ट की अगर साइज, शेप में कोई चेंज हुआ, अगर पूरे ब्रेस्ट में कोई स्वेलिंग आ रहा है, अगर निपल से कोई डिस्चार्जेस आ रहे हैं, इसमें मिल्क डिस्चार्ज हम नहीं बोलेंगे क्योंकि कभी कभी इफ यू आर प्रेग्नेंट, इफ यू हैव गॉट किड्स, यू कैन हैव ए मिल्क डिस्चार्ज। अगर नॉन मिल्क की डिस्चार्ज जैसे ब्लड या और कुछ खून आ रहा है या पसेस आ रहे हैं, एंड आपके निपल अगर रिट्रैक्ट हो रहा है अंदर, यानी कि इन जनरल कोई भी अगर चेंज आपको हो रहा है तो आपको उसको जल्दी से जल्दी कोई भी डॉक्टर्स या आपके फैमिली फिजिशियन हो, गायनोकोलॉजिस्ट हो, उनके ध्यान में लाना चाहिए। बिल्कुल सर, महिलाओं को कितनी बार सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन करना चाहिए और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और ये किस एज से हमें करना चाहिए? तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशंस जनरली हम बोलते हैं कि आप जो महिला 40 साल से ऊपर है उनको डेफिनेटली कराना चाहिए। आप पहले से भी करा सकते हो, लेकिन इसकी कई तरीके हैं। एक तो कब, किस समय पे आपको करना चाहिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आप महीने के एक फिक्स डेट में करेंगे, प्रेफरेबली जब आपके पीरियड्स खत्म हो रहे हैं उसके 3 से 5 दिन बाद, क्योंकि पीरियड्स के दौरान उससे पहले ब्रेस्ट थोड़ा लंपी होते हैं, थोड़ा टेंडर होते हैं, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा आपको गलत आइडिया होगा। दूसरा, आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने से पहले कोई मिरर के सामने बैठना है, कमर तक आपने को एक्सपोज करना है। देन आपको फ्लैट ऑफ द पम्प से
उसको ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। आप अगर ब्रेस्ट को फिंगर्स के बीच में पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ब्रेस्ट बीइंग ए ग्लैंडुलर ऑर्गन यानी कि ग्रंथि है, तो उसको हमेशा आपको लगेगा कोई ना कोई वहां आपको ट्यूमर दिख रहा है। तो आपको फ्लैट ऑफ द पाम और फिंगर से उसको देखनी चाहिए। पहले आप मिरर के सामने ब्रेस्ट की पोजीशन देखें, उसकी साइज शेप नोटिस करें। दूसरी बात है, आप अपने दोनों हाथ को कमर के साइड में रख के प्रेस करके देखें कि उसमें कोई चेंजेस आ रहा है कि नहीं। हाथ को ऊपर उठा के देखें। आप ब्रेस्ट को लिफ्ट करके उसके जो नीचे की रीज है उसमें देखें, और बाकी नजर रखें कि कोई डिस्चार्जेस है कि नहीं, कहीं टेंडरनेस है कि नहीं, कोई लालापन यानी कि रेडनेस है कि नहीं। अगर आप रेगुलर ये करेंगे तो बहुत समय हम देखते हैं कि आप खुद ही कोई अर्ली चेंजेस आप डिटेक्ट कर सकते हो। ओके सर, मेमोग्राम करने का रिकमेंडेड एज क्या है? मैमोग्राम करने का जो रिकमेंडेड एज है वो हम यूजुअली अमेरिकन कैंसर सोसाइटी रिकमेंडेशन फॉलो करते हैं। उन्होंने लिखा है 45 साल से आप शुरू करें, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो। अगर आपके हाई रिस्क है, फैमिली हिस्ट्री है, तो आप और 5 साल यानी कि 40 साल से शुरू कर सकते हैं। 45 साल से 50 साल तक आप साल में एक बार मैमोग्राम करें। मैमोग्राम एक एक्सरे है, एक स्पेशलाइज्ड एक्सरे है, उससे ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो सकता है। और 50 साल से लेकर 74 साल उम्र तक आप ऑल्टरनेट ईयर यानी कि हर दूसरे साल में कर सकते हैं। सर, लाइफस्टाइल में, अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज कर सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को हम कम कर सकें? सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस वन इज एक्सरसाइज। अब डेली कुछ ना कुछ 15 मिनट हो, हफ्ते में 5 दिन का आप एक्सरसाइज करें, उससे आपकी मन भी अच्छा होगा, तन भी अच्छा होगा। दूसरा है कि स्मोकिंग अगर आप बंद कर सकते हैं दैट विल बी रियली ग्रेट, और अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज शुरू मत करिए। तीसरा है कि अल्कोहल, इफ यू कैनॉट स्टॉप ड्रिंकिंग एटलीस्ट कट डाउन ऑन इट एंड कीप इट ओनली इन द सोशल सर्कल। ये मैं आज की जो सोसाइटी की नॉर्म्स ये को मानते हुए कहता हूँ। अल्कोहल में कुछ खास चीज अच्छी नहीं है, WHO ऑलरेडी बताया, अल्कोहल इज ऑल्सो रियली रियली बैड फॉर योर हेल्थ। एंड हम इंडियंस आर प्रोन टू डायबिटीज, फैटी लीवर, अल्कोहल उसको बढ़ावा देता है। बिल्कुल। तीसरा है अबाउट फूड। सो ड्रिंक अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, टेक हाई फाइबर डाइट, cut down on your fatty food and sugary food. These are the 4 things you can, and at the end of the day be happy, and at least once a year आप कोशिश करिए एक बार डॉक्टर के साथ ये करें। ठीक है सर, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर क्या होते हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या होता है? सो कैंसर एक लेमेन्स टर्म है, हम लोग उसको मैलिग्नेंट ब्रेस्ट ट्यूमर बोलते हैं। उसका कॉन्ट्ररी एक बिनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर होता है जो कि कैंसर नहीं होता है, लेकिन ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर होते हैं। फाइब्रोएडिनोमा होता है, कम उम्र की लड़कियों में हम देखते हैं, उसके लिए हमें यूजुअली ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता है। देयर इज ऑल्सो अ लंपीनेस ऑफ ब्रेस्ट, फाइब्रोएडिनोसिस, जो कि पीरियड्स के दौरान और समय चेंजेस होता है, हमें बस इसको फॉलो अप करने पड़ते हैं। नाउ मैलिग्नेंट ब्रेस्ट ट्यूमर सबसे कॉमन जो है 90% वही इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। ब्रेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेस्ट इज कंसिस्ट ऑफ डक्ट्स यानी कि नाली और ग्लैंड्स। सो जो डक्ट के अंदर कैंसर होते हैं उसको हम इन्वेसिव डक्टल कैंसर बोलते हैं, जो कि IDC, जो कि सबसे कॉमन है। यानी इसके साथ अदर टाइप ऑफ जैसे इन्वेसिव लोबुलर कैंसर होते हैं जिनको ऑल टुगेदर हम कार्सिनोमा बोलते हैं। इसके सिवाय देयर आर सम रेयर कैंसर लाइक सार्कोमा, फाइलॉइड्स, ब्रेस्ट लिम्फोमा, अदर कैंसर्स, बस सबसे कॉमन तो IDC यानी कि इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा ही होता है। सर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए कितने डिफरेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं? सो ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट 3 चीज पे डिपेंड करता है। एक है उसकी स्टेज, दूसरा है उसकी हार्मोन एक्सपोजर, हार्मोन मतलब ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, और एक हार्ड टू न्यू होता है, और तीसरा वेदर उसमें कोई जेनेटिक चेंजेस हमें मिला है कि नहीं। एंड एक चौथा फैक्टर है कि पेशेंट की जनरल कंडीशन क्या है, क्या। नॉर्मली आपको समझना पड़ेगा ये तीनों चीज के ऊपर ट्रीटमेंट थोड़ा डिफर करते हैं, बट सर्जरी रिमेन द मेन स्टे। पहले आज से 30 साल पहले तक हम ब्रेस्ट कैंसर में पूरा ब्रेस्ट रिमूव करते थे। हमें बाद में समझ में आया कि पूरी ब्रेस्ट रिमूव करने से इलाज उतनी कोई चेंजेस नहीं होता, बट देयर इज सम कॉस्मेटिक इशू, प्लस अगर आप ब्रेस्ट एंड एक्जिला पूरी सर्जरी करते हो तो लॉन्ग टर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो आज के दिन में हम कोशिश करते हैं कि हम लोग ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करें, यानी कि सिर्फ ट्यूमर और उसके चारों तरफ की सर्टेन पार्ट ऑफ ब्रेस्ट रिमूव करते हैं, सो दैट हमें पूरा ब्रेस्ट रिमूव करने की जरूरत नहीं होता। सिमिलरली ब्रेस्ट के साथ साथ जो एक्जिला के लिम्फ नोड्स हैं उसकी भी हम टेस्ट करते हैं।
अगर उसमें लिम्फ नोड, उस पर सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी बोलते हैं, उसमें अगर लिम्फ नोड पॉजिटिव आता है तो हम वो बायोप्सी करते हैं या पूरा ब्रेस्ट रिसेट करते हैं। अगर वो नेगेटिव है तो हम उसको एक्जिला को छोड़ देते हैं, क्योंकि अदरवाइज पूरी एक्सिलरी सर्जरी करने से आपको कभी भी हाथ में सूजन आ जाता है। इसके साथ रेडिएशन थेरेपी भी जरूरत पड़ता है, केमोथेरेपी जरूरत पड़ता है, लेकिन सब पेशेंट में नहीं। नाउअडेज फॉर हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर इन सिलेक्टेड पेशेंट हम लोग केमोथेरेपी अवॉइड कर सकते हैं। एडवांस ब्रेस्ट कैंसर में वी हैव आल्सो टारगेटेड थेरेपी, केमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी एंड रिसेंटली इम्यूनोथेरेपी हैज आल्सो कम। ये सारे इलाज हमारे देश में अवेलेबल है, रिलेटिवली लो कॉस्ट में अवेलेबल है, सरकारी अस्पताल में अवेलेबल है। सो ये आप जरूर अपने डॉक्टर से बात करें, वो आपको डिटेल में समझाएंगे। बिल्कुल सर, क्या कैफीन लेने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है? I don't think there is any strong data that caffeine increases risk of breast cancer. But if you take too much of caffeine, उसको आपको heart rate बढ़ाता है, आपकी नींद कम करता है। So ये epidemiological studies are sometimes contradictory, but जैसे कोई बोलता है कॉफी पीने से लिवर कैंसर के रिस्क कम होते हैं। So but I think कोई भी चीज बहुत ज्यादा लेना अच्छी बात नहीं है। सर एक और क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जानने के लिए जेनेटिक टेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? मतलब कि अगर पेशेंट में बायोलॉजिकल हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर का, तो क्या उसको ब्रेस्ट कैंसर होना ही होना है? और इसको देखने के लिए, चेक करने के लिए कोई क्लिनिकल या जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल है? कृतिका जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसकी थोड़ा सा मैं डिटेल में विस्तार से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बिल्कुल। देखिए, लोगों की पहले तो ये दोनों वर्ड जेनेटिक और हेरिडिटरी, इनके थोड़ा डिफरेंस बताए। देखिए, थियोरेटिकली सारे कैंसर जेनेटिक हैं, क्योंकि जब तक एक सेल्स के अंदर कोई जीन में चेंज नहीं होगा तब तक वो सेल एबनॉर्मली बिहेव करना नहीं शुरू करेगा। उसके लिए उसको एबनॉर्मली डिवाइड होना पड़ता है, वो इमॉर्टल हो जाता है। हेरिडिटरी कैंसर क्या होता है? जो आप अपने पेरेंट्स से जिसकी जीन आता है, तो 95% ऑफ कैंसर स्पोरेडिक, यानी कि वो जीन आपके शरीर में, आपका अगर कैंसर हुआ आपके शरीर में उस जेनेटिक चेंजेस हुआ। बट 5% से 10% हम ऐसे कैंसर देखते हैं जिनकी जीन आपके पेरेंट्स से आते हैं। BRCA1 एंड BRCA2 बोलते हैं हम उस जीन को। वो अगर जीन आपके म्यूटेशन है, वो आपके नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर बट ओवरियन कैंसर, कोलोन कैंसर, स्किन कैंसर, पैनक्रेटिक कैंसर, काफी सारे कैंसर की रिस्क बढ़ा देता है। आपको याद होगी कई साल पहले एक्ट्रेस एंजेलिना जोली ने अपनी ब्रेस्ट सर्जरी करा ली थी, क्योंकि उनकी वो ब्राका जीन में म्यूटेशन थे। इसमें ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। इन दोज केसेस आपको अगर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, यानी कि कोई हार्मोन एक्सप्रेशन नहीं है, और अगर आपके बहुत यंग एज में, यानी कि 30s में आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, या ओवरियन कैंसर, तो इन दीज केसेस हम आपको जेनेटिक काउंसलर के भेजते हैं पास। तो वो आपको हिस्ट्री लेके ही और शी कैन डिसाइड वेदर यू नीड टू अंडरगो अ स्क्रीनिंग। सर, ब्रेस्ट कैंसर से बचे लोगों को कितनी बार टेस्ट करनी चाहिए ब्रेस्ट कैंसर का, कि दोबारा आने का खतरा ना हो? सो आप बेसिकली आप जो बोल रहे हो उसको हम लोग सर्वेलेंस बोलते हैं। सो वंस यू हैव कंप्लीटेड योर ट्रीटमेंट, वी डू कीप द पेशेंट ऑन सर्वेलेंस। सो जनरली जो हम करते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर की आने का सबसे ज्यादा रिस्क पहला 5 साल के अंदर होता है। तो हम लोग यूजुअली हर इनिशियली फॉर द फर्स्ट 1 और 2 ईयर हम लोग पेशेंट को हर 3 से 6 महीने में बुलाते हैं एंड उसको क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं। अगर आपको ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हुआ है तो उस तरफ की ब्रेस्ट की भी देखते हैं, दूसरे जो ब्रेस्ट की बची पार्ट है, प्लस उधर की एक्जिला एंड ऑपोजिट साइड की ब्रेस्ट। और इनिशियली हम लोग 6 महीना बाद एक मैमोग्राम कराते हैं और उसके बाद सालाना एक एनुअल मैमोग्राम कराते हैं। After the next 3 years, we generally, or 2 years, we generally make it once a year physical examination as well as mammogram. So मेरे ख्याल से once a year आपको डॉक्टर्स, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट जो है उनसे मिल देना is something which I recommend. सर, ब्रेस्ट फीडिंग से क्या ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम होता है? हाँ, जैसे मैंने बताया, अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हो तो आपके बॉडी के उस समय ईस्ट्रोजन हार्मोन की एक्सपोजर कम हो जाते हैं। तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज ने देखा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज वन ऑफ द प्रोटेक्टिव फैक्टर। बट आपको समझना पड़ेगा मैडम, ये 100% प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन यस, इफ यू ब्रेस्ट फीड, इट इज नॉट ओनली गुड फॉर यू, इट इज गुड फॉर द बेबी। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी मच रिकमेंडेड। सर, ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोस होने के बाद क्या कदम उठा सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम हो?
सो अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस हुआ कि आप किसी को भी अगर आप जानते हो आपके, उनको बोलिए कि सबसे पहले वो जो करें उनके नियरेस्ट अस्पताल में जाके एक डॉक्टर से बात करें। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर ट्रीटमेंट, देन आपको रेगुलर डॉक्टर की फॉलोअप में रहना है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना है एंड आपको पॉजिटिव रहना है। सर, क्या मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है और इसके सिम्टम्स और रिस्क क्या है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। आपको जान के हैरान होगा कि 1% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर मर्दों में होता है और मेल ब्रेस्ट कैंसर स्टेज बाय स्टेज इज हैविंग मोर पुअरर प्रोग्नोसिस देन फीमेल ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि उसमें ब्रेस्ट टिश्यू कम होते हैं तो वह जल्दी ब्रेस्ट के बाहर चले जाते हैं। इलाज मोस्टली जो फीमेल ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट है वैसे ही है एंड फॉलोअप इज ऑल्सो। सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्रेस्ट मास होते हैं, ब्रेस्ट में लंप होते हैं, टेंडरनेस भी कभी कभी होते हैं, बगल में यानी कि एक्जिला में गांठ आ सकते हैं, ब्रेस्ट के ऊपर अल्सर होते हैं, निपल्स के पीछे भी मास हो सकते हैं। तो जैसे नॉर्मल ब्रेस्ट लंप होता है फीमेल बेबी। ओके सर, एक क्वेश्चन है कि बेनाइन और मेलिग्नेंट ब्रेस्ट लंप में क्या डिफरेंस है? आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया रितिका जी। हम जनरली जो ट्यूमर बोलते हैं वो कैंसरस ट्यूमर हो सकता है, नॉन कैंसरस ट्यूमर भी हो सकते हैं। जो कैंसरस ट्यूमर है उसका मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं, जो नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं वो बेनाइन ट्यूमर होते हैं। यानी कि उसमें जो सेल्स है वो डिवाइड तो करते हैं बट इतनी ज्यादा और इतनी एग्रेसिवली डिवाइड नहीं करते कि वो उस एरिया को बेसमेंट मेम्ब्रेन तोड़ के आगे जाके ब्लड स्ट्रीम में जाके दूसरे जगह पहुंच जाए। सो बेनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर्स हम फीमेल्स में काफी देखते हैं, स्पेशली यंग फीमेल्स में जो फाइब्रोएडिनोमा होते हैं, जिसको ब्रेस्ट माउस भी बोलते हैं, काफी आम यह है। बिकॉज आपको समझना पड़ेगा ब्रेस्ट एक ग्लैंडुलर ऑर्गन है, यानी कि ग्रंथि है, तो इसमें ग्लैंड्स बढ़ते हैं, कभी कभी वो छोटे भी हो जाते हैं। तो ये जो फाइब्रोएडिनोमा होते हैं वो एक लोकलाइज्ड लंप हो जाते हैं जो कि मोबाइल होते हैं, यानी कि आप उसको मूव कर सकते हो, फील कर सकते हो, इसलिए उसको ब्रेस्ट माउस भी कहा जा सकता है। नॉर्मली हम इसमें फॉलोअप करते हैं यंग बच्चों में, अर्ली टीन्स में हम काफी देखते हैं। नॉर्मली उसमें अगर वो बहुत बड़ा हो जाता है, लोकल स्किन अल्सर्स करते हैं, तब कभी कभी हम लोग उनको कॉस्मेटिकली रिमूव कर देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस उसको जस्ट फॉलो अप एंड हमें पेरेंट्स को थोड़ा एंजाइटी कम करना होता है, काउंसलिंग करना होता है। बिल्कुल, बट डॉक्टर जरूर दिखाइए, क्योंकि वेदर इट इज ए बेनाइन ट्यूमर और ए मैलिग्नेंट ट्यूमर, ओनली अ डॉक्टर कैन टेल आफ्टर डूइंग अ रीजनेबल टेस्ट। बिल्कुल सर, ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में क्या संबंध है? कभी कभी ये भी देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की जो कैंसर है वो फैल के ओवरी में भी जा सकते हैं, जिसको हम क्रूकेनबर्ग ट्यूमर बोलते हैं, मेटास्टेटिक होते हैं। जेनेटिक टेस्ट में जैसे बताया, किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, उनको ओवरियन कैंसर होने की रिस्क ज्यादा है। और एक कैंसर है जिसको एंडोमेट्रियल कैंसर, यानी कि बच्चेदानी की कैंसर। जब हम ब्रेस्ट कैंसर के बाद हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग टैमोक्सिफेन टैबलेट देते हैं, कभी कभी हम देखे हैं कि वो ओवरियन कैंसर की रिस्क कम करता है, लेकिन एंडोमेट्रियल कैंसर यानी कि यूटेरियन कैंसर की रिस्क थोड़ा बढ़ाता है। इसीलिए हम टैमोक्सिफेन की टैबलेट्स यूजुअली पोस्टमेनोपॉजल वुमेन में कम देते हैं और उसके बदले एरोमेटेज इनहिबिटर्स करके एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स देते हैं। बिल्कुल सर, क्या मेमोग्राम, जिसकी बात हमने पहले भी की, ये ब्रेस्ट कैंसर का एकमात्र तरीका है या और भी तरीके हैं? देखिए, मेमोग्राम एक तरह का ब्रेस्ट स्क्रीनिंग टूल है, जिसमें एक स्पेशलाइज्ड एक्सरे मशीन में ब्रेस्ट को हम दो प्लेट में बीच में एक करके ब्रेस्ट टिश्यू का एक्सरे लेते हैं जी। जो यंग फीमेल्स होते हैं जो कि बिलो 40 या 45, उनके ब्रेस्ट काफी डेंस होता है, तो उसमें मैमोग्राफी इज नॉट अ वेरी सेंसिटिव। तो यूजुअली हम मैमोग्राम के साथ साथ उसमें अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसको सोनो मैमोग्राम बोलते हैं। एंड इन दोनों जांच को एक साथ करके हम रिपोर्टिंग करते हैं। कोई कोई समय हमें फाइनल डायग्नोसिस करने के लिए और सेंसिटिव टेस्ट यानी कि एमआरआई करना पड़ता है। तो एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ऑफ ब्रेस्ट डन विथ अ डेडिकेटेड ब्रेस्ट कॉइल, उसके लिए अलग ब्रेस्ट कॉइल होता है, उसके लिए हम एमआरआई करते हैं। तो दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट, बट वो हम तभी करते हैं जब देयर आर स्पेसिफिक इंडिकेशंस। अदरवाइज मैमोग्राम विथ और विदाउट अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट हमारे ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग की डेफिनेटिव टूल है। बिल्कुल सर, जो ब्रेस्ट कैंसर है वो एक बार होने के बाद दोबारा होने के चांसेस क्या हैं और इसके साइंस क्या होते हैं? अगर आप ब्रेस्ट कैंसर की डिटेक्शन अर्ली करते हो तो उसकी रिस्क कम है। जैसे मैंने बताया, ब्रेस्ट कैंसर क्योर रेट इन स्टेज 1 में भी मोर देन 95% में 97-98%।
बट दैट इज नॉट 100%। बिल्कुल। स्पेशली हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर हम देखें काफी लेट भी रिकरेंस हो सकते हैं, कभी कभी यह सेकेंड प्राइमरी भी हो सकता है। जैसे आपके एक ब्रेस्ट में कैंसर हुआ, 10 साल बाद कभी आपके दूसरे ब्रेस्ट में भी कैंसर हो सकता है। सो जो ट्रिपल नेगेटिव यानी कि हार्मोन नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, जो HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, इनमें रिकरेंस की रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। सो इसमें इसको प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है, आप रेगुलर अपने डॉक्टर के पास जाइए, साल में एक बार कम से कम उनसे कंसल्ट करिए, फिजिकल एग्जामिनेशन कराइए, जो सर्वेलेंस की रिकमेंडेशन है उस हिसाब से स्क्रीनिंग कराइए। इसी से जुड़ा एक हमारा अगला सवाल है, जो आखिरी सवाल है हमारा, कि ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान इमोशनल सपोर्ट के लिए क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंट के लिए, उसकी फैमिली के लिए। तो क्या रिसोर्सेज है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए काम कर रहा है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जैसे आजकल हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में जी रहे हैं, बड़े शहर में आ गए हैं, तो हमारे जब कोई भी कैंसर की डायग्नोसिस सुनती है ना, फिजिकल से ज्यादा मेंटल इमोशनल डिवास्टेशन आ जाता है। बिल्कुल। नाउ पहले जमाने में आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सब लोग मिलके आपको ये करते थे, अभी भी वो है, पर प्रोफेशनल हेल्प भी अवेलेबल है। एक तो आपके डॉक्टर आपको बीमारी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, हमारे पास काउंसलर्स होते हैं, काउंसलर्स आपको, देयर आर अदर ग्रुप्स ऑल्सो, जो कि एक्स पेशेंट्स सपोर्ट ग्रुप बोलते हैं। ब्रेस्ट में देयर आर मेनी पेशेंट सपोर्ट ग्रुप, एंड आपके डॉक्टर्स के पास उसके नंबर्स होंगे, आप अपने डॉक्टर के साथ बात कर सकते हैं। वो पेशेंट सपोर्ट ग्रुप में सर्वाइवर्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर रहते हैं, जो आपको बहुत सारे सवाल आपको जो होंगे, आपके डॉक्टर कभी कभी वो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाते या उनके टर्म्स आपको समझ में नहीं आते, तो आप वो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको समझाएंगे और आपको आशा देंगे। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को ब्रेस्ट कैंसर के प्रति अवेयर करने के लिए। जैसा कि डॉक्टर ने ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों के बारे में बताया, अगर किसी को भी ऐसे लक्षण दिखते हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। देश दुनिया में तमाम वो टेक्नोलॉजी मौजूद हैं जिनसे ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जा सकता है, बस जरूरत है समय रहते इसे पहचानने की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।